दोस्तों यंग ईयर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर नई क्लास लेकर आया हूं। गति के समीकरण के जो भी क्वेश्चन अभी हुए हैं और भी बाकी हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। हम यूपी, पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी लेक्चरर और एनवीएस, पीजीटी इन सब की हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इनको यदि आप लोग डेली मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, जिन प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप समान क्षैतिज दूरी तय करता है उसका मान क्या है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, जब प्रारंभिक मान लीजिए कि जब हम पढ़ते थे उसमें ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कोई भी पिंड क्या करता है, प्रक्षेप करता है। तो जब प्रक्षेप करता है तो ये क्या करेगा, 0 से यहां से लेकर के 90 के बिटवीन, 0 से लेकर के 90 के बीच ही वो प्रक्षेप करेगा। ऐसे करेगा या तो ऐसे करेगा या तो ऐसे करेगा। यानी इस प्रकार से कहा जाए कि ये जो एंगल बनेगा पूरा 90 डिग्री का बनेगा और 90 डिग्री के साथ जो एंगल ऐड होगा वो देखिए, इनको ऐड करते तो ये 4 3 7 5 3 8 6 3 9 और 45, ये देखिए 75। ये जिसको ऐड करने पर ना हमारा 90 डिग्री आ जाए वो क्या हो जाएगा, वही आंसर होगा। ये शॉर्टकट मेथड है। वैसे तो हमारा जो प्रक्षेप कोण का होता है ना, यानी जो परास होता है इसका, यहां से यहां तक आने में जो परास होता है, रेंज होता है ना, तो R इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ये वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका रेंज जो होता है ना 2 थीटा के बिटवीन, यानी साइन 2 थीटा, इसमें अगर हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू और 60 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं ना, तो इनका वैल्यू से मतलब सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। वैसे तो शॉर्टकट मेथड से इसको हम ऐड करेंगे सीधे 90 डिग्री, यानी प्रक्षेप अधिकतम परास जो हमारा होता है 90 डिग्री के 90 डिग्री के अंदर होता है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक स्थिर पिंड को धीरे धीरे एक भारी टेबल पर गिराया जाता है। मतलब एक स्थिर पिंड है, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, टेबल पे गिराते हैं। और टेबल क्या कर रही है, 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ठीक है ना, चल रही है, अब फिर गिरा दिया, चल रही है फिर गिरा दिया, मतलब इस प्रकार से इसको गिराते जाते हैं। तो घर्षण गुणांक 0.2 है, यानी जो म्यू है हमारा ना 0.2 है। गुरुत्वीय त्वरण जो G है वो कितना है, 10 मीटर। तो टेबल के सापेक्ष पिंड जितनी दूरी तय करेगा उसका मान कितना है। तो सबसे पहले आप कोई भी वैल्यू मान ले, जो घर्षण गुणांक का जो मान होता है ना उसका वैल्यू पुट कर, यानी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका त्वरण निकाल लेना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है ना, ये देखिए घर्षण गुणांक अपॉन G, इसको हम ऐसे पुट करेंगे। और जो घर्षण गुणांक होगा ना हमारा, यानी सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी A इसका जो कितना होता है, घर्षण गुणांक इंटू G, इस त्वरण आ गया। अब त्वरण जब इसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी 0.2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा घर्षण गुणांक के थ्रू हमारा त्वरण आ गया। अब हम क्या करते हैं, टेबल के सापेक्ष पिंड जितनी दूरी तक सरकेगा, यानी ऊपर से पिंड कोई गिर रहा है, तो उसमें गति का तृतीय समीकरण लगेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला समीकरण हम इसमें पुट करेंगे। जब इसमें ये वाला समीकरण पुट करेंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो टेबल की चाल है ना, यानी v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पास 4 स्क्वायर और u हमारा क्या है, u हमारा 0 हो जाए, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, 0 है। तो इसमें 0 कर दीजिए, 2 इंटू, अब यहाँ पास एक्सेलरेशन यानी त्वरण आया है 2 और s आ गया, तो 4 कितना हो गया,
16 बराबर 4 यस, यस इसका हो जाएगा 16/4 यानी 4 आएगा। जो हमारा कितना आया, कितने मीटर आएगा विस्थापन, यानी 4 मीटर आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसको समझिएगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वैसे तो ऐसे होता है, अगर करा जाए तो m=a/g, ठीक है ना। त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक स्टेटमेंट को धीरे धीरे जब किसी टेबल पर हिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके बीच की दूरी मतलब देखेंगे कि प्रक्षेप दूरी कितनी है। जब सरकता रहता है तो 4 मीटर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों को दिया है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। एक सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन यानी s, यहाँ x विस्थापन है, समय के साथ यानी t के फलन के रूप में निम्न समीकरण, ये है विस्थापन और समय का एक समीकरण इक्वेशन है। तो कण का हमें क्या निकालना, प्रारंभिक वेग यानी वेग निकालना है। क्या निकालना है, वेग। तो देखिए इक्वेशन है, ये वेरी सिंपल है। इसको क्या करने है, इसको डिटर्मिनेशन कर देना है, यानी सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए किस प्रकार से, वेग बराबर क्या होता है, dx/dt इतना होता है, ठीक है। तो हम x के साथ इसका अवकलन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, d/dt है ना, 5t + 5t² ऐसे होगा, है ना। t के साथ इसके साथ होगा तो यहाँ t कट जाएगा, 5 बसाएगा, और प्लस यहाँ पास जब आते हैं तो मैंने बताया था कि d/dx का x², अगर ऐसे x घात n होता है और dx होता है, अगर इसका अवकलन होता है तो n-1 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये 2 इधर आ जाएगा तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, t और 2 की घात -1 हो जाएगा, तो यानी 2 - 1 तक 1 हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि 5 + 10t यानी वेग जो हमारा आया इतना आया। अब यहाँ पास अब देखते हैं कि हमें क्या करना है, t बराबर 0 रखना है, यानी प्रारंभिक वेग हमें निकालना है। क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग निकालना है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, यानी t क्या पुट कर देते हैं 0। तो यहाँ पास देखिए 5 बस आएगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो वेग आया हमारा मीटर प्रति सेकंड यानी 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना होगा तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम कोई भी समीकरण आता है ना, तो हम ऐसे ही उसको अवकलन करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देना क्या लिखा है। MTS पद्धति में किस कण का, यहाँ से मतलब है किसी कण का सरल रेखीय विस्थापन s t समय पर s = 4t - 3t² + 2t³ है, तो त्वरण पर इसका वेग क्या होगा। पहले हमें क्या निकालना है, वेग तो निकालना है, इसके बाद त्वरण है। त्वरण हमें क्या कर देना, 0 कर देना है। क्या कर देना है, त्वरण 0 पर, 0 ये यहाँ पास 0 लिखा है, त्वरण 0 कर देना है। तो त्वरण 0 पर इसका वेग कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन के बाद हमें वेग निकालना, वेग के बाद त्वरण को 0 करने के बाद जब t का वैल्यू आएगा तब वेग वाले पे रख देना है, तो आपको वेग मिल जाएगा, ठीक है। तो MTS पद्धति में किसी कण को निकालना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास आपको पता है कि v बराबर ds/dt होता है। मैंने अभी भी करवाया था एक क्वेश्चन। तो ये हुआ 4t + 3t² + 2t³, राइट। अब हमें t के साथ इसका अवकलन कर दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका वेग निकालना है। तो v क्या करेंगे, dx/dt = d, इसका समाकलन इसके साथ करेंगे। तो इसके साथ जब समाकलन होगा तो 4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आगे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 6 होगा। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि अगर किसी भी उसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है ऐसे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, अवकलन होता है x⁻n से, तो n पहले आता है और फिर x और n-1 होता है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये n का मान है, ठीक है ना। n-1 हो जाता है और एक बार n आगे आ जाता है।
तो कितना हो जाएगा 2 3 6, और इसी प्रकार कितना होगा 2 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बोला है त्वरण निकालना है, तो त्वरण भी हम निकालेंगे। देखिए त्वरण कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर टू डी वी अपॉन डी टी, एक बार और अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी वेग का समीकरण रखेंगे जो आया है अभी, ये आया है, इसको एक बार और करेंगे टी के साथ। यहाँ अचर है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पास 6 बचेगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, टी हो जाएगा, इधर आएगा ए में। अब यहाँ लिखा है कि त्वरण हमारा क्या है 0 है, ठीक है ना, शून्य है, तो यहाँ शून्य रख देंगे। 0 इक्वल टू -6 प्लस 12 टी आएगा। अब क्या करें, 6 को इधर ला ले तो आ जाएगा हमारा 12 टी। अब 6 अपॉन 12 हो जाएगा इक्वल टू टी, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी टी का जो वैल्यू आया 1/2 आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो टी का वैल्यू आया ना 1/2, इस टी को उठा करके हम क्या कर देंगे, इस वाले वेग वाले में पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो वेग वाला निकालेंगे तो क्या होगा, 4 - 6 × 1/2 प्लस 6 × 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 4 इंटू इसको काटो तो 3 आएगा। अब यहाँ पास प्लस यहाँ से 6 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 4 - 3 प्लस कितना हो गया हमारा 3/2 हो गया। इसको माइनस करते हैं तो 1 + 3/2 हो जाता, और यहाँ पास इसका एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3/2 और 5/2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2.5 कहीं पास आ रहा, वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा कितना आया 2.5 मीटर प्रति सेकंड, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है, एक कार सीधी क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को वर्षा ऊपर से 60 डिग्री कोण पर टकराती है, कार पर टकराती है। तो यदि वर्षा ऊपर से हो रही है तो बूंदों की चाल कितनी होगी। कितना मस्त क्वेश्चन है। देखिए बोला है, सबसे पहले तो हम ऐसे इसको एक डायग्राम बनाए। बोला है कि क्षैतिज से 60 डिग्री, मतलब ऐसे पड़ रही है उस पर 60 डिग्री, क्षैतिज से 60 डिग्री, यानी क्षैतिज पे चल रही है, और इसमें क्या वर्षा ऊपर से पड़ रही है 60 डिग्री पर। यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, और क्षैतिज ये हुआ मात्र 20 मीटर प्रति सेकंड ऐसे चल रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम ये क्षैतिज से निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे इसको मिला दें ऐसे, तो ये हमारा एक मिल जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो यह चलिए ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है ना। अब इसको हम इस डायरेक्शन से अगर देखना चाहें, इस डायग्राम से देखना चाहें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा ए बी और सी, यहाँ पास 60 डिग्री बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ये हमारा क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड, ये भी हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यहाँ से भी चलेगा। ये वेग हमारा दिया है, यहाँ पास इसको निकालना है, यानी वर्षा की बूंदों की चाल निकालना है, ठीक है ना। तो ये चाल ऊपर से गिर रही है, वर्षा की बूंदें क्या कर रही है, ऊपर से गिर रही है नीचे की ओर, तो इसकी चाल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर होता है, tan 60 लिखा है, तो यहाँ होता है लंब बटे यानी आधार, तो BC/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC/V। तो BC का जो वैल्यू है 20 और V ये हो गया, ठीक है, क्योंकि चाल निकाल रहे हैं। tan 60 की वैल्यू होता है √3 = 20/V। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम रखेंगे, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, V इधर आ जाएगा, 20/√3 आ गया। इसको ऊपर नीचे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3/3। अब क्या करें, 20 × 1.732 मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड करें, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14 और 3 आ गया।
एक दशमलव हटेगा, यहाँ पास आ जाएगा पॉइंट, और क्या होगा 3, तो 3 1 जा 3, ठीक है ना, 3 1 जा 3, और एक बचा तो 3 5 15, और 3 चौको 12, लगभग इस प्रकार से 55 आता है, 11.5455 आता है। देखिए 11.55 आया, यानी 55 मीटर प्रति सेकंड आया, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा निकालेंगे, थोड़ा सा मेरी वीडियो कंसल्टेशन करके देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6 दिया है, एक व्यक्ति बर्फ से ढके हुए पहाड़ से एक वक्र रास्ते पर, कैसे, मान लीजिए कि एक ऐसा कोई पहाड़ है और ऐसे गिरता है, ऐसे, ठीक है ना, फिसल करके एक रास्ते पर ऐसे गिरता है, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 मीटर नीचे गिर जाता है। मान लीजिए कहीं पास यहाँ पास रहा होगा, यहाँ पास रहा होगा, और 20 मीटर नीचे गिर जाता है, तो वेग से वह अंत में वो गिरता है और पृथ्वी पर टकरा, यहाँ पास जा गिर जाता है, तो वाला वेग निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम क्या करना है कि जो जिस दिन से गिरता है नीचे, तो क्या g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिरता है, भड़ाम से, ठीक है ना, इसे भड़ाम से नीचे गिरता है, इसको देखिए। अब इसमें जो मीटर लिखा हुआ है, यानी 20 मीटर, कितना मीटर, जो मीटर लिखा हुआ है, यानी आप देखिएगा कि इसमें लिखा किस फिसलता है और अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 मीटर नीचे भड़ाम से गिर जाता है, यानी जो उसकी दूरी है ना 20 मीटर नीचे गिरता है, तो मीटर प्रति सेकंड में वेग निकालना, हमें क्या निकालना है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग हमारा क्या 0 है, क्या है, प्रारंभिक वेग हमारा 0 है। और जो जब कोई बस ऊपर से नीचे गिरती है तो गति का गति समीकरण लगाते हैं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें चिपका देते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू, यहाँ पास g है एक ही जगह, और यहाँ पास 10 करेंगे और 20 करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, तो दूनी 400 आएगा, कितना आएगा 400 आएगा, और v स्क्वायर है, इसको हम करेंगे अंडर रूट में, ठीक है, तो कितना आएगा, सॉरी 400 यहाँ पास है, ये आएगा 20 का स्क्वायर होता है, ये मीटर, यानी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ओके, मीटर प्रति सेकंड है यहाँ, यानी किस वेग से नीचे आया, जिस वेग से गिरता है अंत में वो 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नीचे गिरता है, ठीक है दोस्तों। हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पिंड को बहुत ऊंचाई से छोड़ा गया, ठीक है ना, बहुत ऊंचाई से छोड़ा गया, और वह पृथ्वी की ओर मुक्त गति से नीचे गिरा। एक दूसरा पिंड 3 मीटर ऊंचाई से 1 सेकंड बाद छोड़ा जाता है, क्या करा जाता है, मतलब एक पिंड है जो कि 3 मीटर ऊंचाई से पृथ्वी में क्या कर दिया जाता है, दिया 3 मीटर की ऊंचाई, और एक क्या करते हैं, एक दूसरे पिंड को 1 सेकंड बाद क्या कर देते हैं, एक दूसरे छोड़ा जाता है, 1 सेकंड बाद छोड़ा जाता है। कितना टाइम लगता है इसमें, 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। अब दूसरे पिंड को छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद, मतलब जब एक दूसरा पिंड हमने 3 मीटर ऊंचाई से 1 सेकंड बाद छोड़ा, अब इस दूसरे पिंड को छोड़े जाने के बाद 2 सेकंड बाद पिंडों के बीच का अंतर कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पास ये 2 सेकंड लगा, कितना लगा 2 सेकंड। अब ये जो अंतर है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पिंड्स, यानी 2 पिंडों के बीच हमें क्या करना है, इसका अंतर पता कर लेना। तो वस्तु जब ऊपर से गिर रही होती है तो गुरुत्वीय त्वरण g होता है, इसमें कितना होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण g होगा। तो दोनों पिंडों के लिए हम निकालेंगे, सबसे पहले 3 सेकंड में जो पहला पिंड, जो ये वाला पिंड जो कितने में चला था, सॉरी 3 सेकंड था, ओके सॉरी यहाँ पास क्या है, सॉरी यहाँ पास गलत हो गया है, 3 मीटर ऊंचाई ही है, 3 मीटर ऊंचाई से 1 सेकंड बाद छोड़ा जाता है, तो दूसरे पिंड को छोड़े जाने से 2 सेकंड बाद इसमें क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास जो ऊंचाई है उसकी जो 3 मीटर
में जो चली गई, जो लगा समय है पहले पिंड, यानी जो पहला पिंड था, यानी पहली वस्तु द्वारा 3 मीटर, जो 3 मीटर है ना, 3 मीटर में चली गई दूरी, ठीक है ना। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, या तो डिफरेंस बिटवीन फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी पता कर सकते हैं। देखिए टोटल क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, एक पिंड 3 मीटर ऊंचाई चला, 1 सेकंड बाद छोड़ा गया, दूसरे पिंड को छोड़े जाने के बाद 2 सेकंड बाद दोनों पिंडों के बीच का अंतर है, तो ये दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो 3 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। तो पहले वस्तु द्वारा 3 सेकंड में, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में छोड़ी जानी है, ठीक है ना। कितना छोड़ा जाना है? 3 सेकंड में, ठीक है। तो दूरी फाइंड करना है, तो दूरी, तो गति का द्वितीय समीकरण लगाओगे, पहले पिंड के लिए दूरी निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर गिर रही वस्तु, ठीक है ना, तो प्लस 1/2 GT², इसमें लगाओगे तो यहां पास हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टाइम कितना हमारा 3 का स्क्वायर है, और 1/2 गुणे 10 घाते 9, 3 का 9 हो गया 5, ठीक है ना। तो 45 आ गया। कितना? S1 बराबर 45 जी। हालांकि यहाँ पास हम क्या करते हैं, जी का वैल्यू पुट करने से पहले आगे देखते हैं फिर कितना आता है। दूसरा क्या है, दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरी वस्तु के लिए जो 2 सेकंड बाद गिरी थी, तो उसमें क्या करते हैं, 0 प्लस 1/2 गुणे 10 इंटू 1, इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 5 कर देंगे, आएगा हमारा 5 गुणे 4, यानी 5 चौके 20। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 45 माइनस 20 करेंगे, देखते क्या आता है, यानी 25 आता। कहीं पास 25 आ रहा है, आंसर ये 24.5 मीटर लगभग आ रहा है, यानी 25 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि जब क्या होता है, जो मुक्त रूप से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती होती है ना, उसके समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, यानी 1 मीटर और 2 मीटर टोटल जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए कि कोई 1 मीटर, यहाँ 1 सेकंड, यहाँ क्या लिखा है, 3 मीटर ऊंचाई 1 सेकंड बाद छोड़ा जाता है, तो 1 सेकंड और 2 सेकंड और, तो टोटल 3 सेकंड का हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम 2 सेकंड का निकालेंगे। इनके बीच का अंतर जो होगा, इन दोनों सेकंडों के बीच का जो दूरियां चली है, ये हो गया, ठीक है ना। यानी कैसे हमने निकाला, यहाँ देखिए, इसको हमने करा था कि 5 गुणे यानी 4 बराबर 20 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना, अंतर इनका क्या करना है, अंतर पता करना। S1 माइनस S2 करेंगे तो 45 माइनस 20 करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25 आ जाएगा, यानी लगभग 25, ये देखिए 25 मीटर के आसपास हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला रखिए, बड़ा से आंसर आ जाएगा। विराम अवस्था से चलायमान एक पिंड द्वारा नीचे की ओर पहले 1 सेकंड में, फिर 3 सेकंड के पश्चात, यानी 1 सेकंड फिर 3 सेकंड के बाद फिर ऐसे ऐसे गिराते जाते हैं। तो इस सूत्र होता है SCR बराबर U प्लस A/2n-1। ये वाला फॉर्मूला पुट करना सभी में, ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। 1 सेकंड वे, 3 सेकंड वे, ऐसे वे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला चिपकाते हैं। देखिए कैसे चिपकाएंगे वाला फॉर्मूला। SCR U प्लस A/2n-1। हमने सबसे पहले फर्स्ट सेकंड के लिए निकालना। कितने सेकंड के लिए निकालना है? यहाँ जो है ना, सेकंड वे टाइम है, n का टाइम है, n बराबर 1 एक बार यूज करना, n बराबर 3 यूज करना एक बार, ठीक है ना। इसमें तय की गई दूरी को निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना, फर्स्ट वे सेकंड में। और यहाँ पास जब देखिए कोई बस विराम अवस्था में, तो U बराबर 0 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में। तो यहाँ पास S1 बराबर 0 प्लस, अब यहाँ पास त्वरण है, क्या है,
त्वरण गिवन है, तो त्वरण ऑलरेडी गिवन है तो दिया रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं इसका क्या हाल होता है, ठीक है। और 2 × 1 - 1 इसको सॉल्व करेंगे तो a अपॉन 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी a अपॉन 2 आया। फिर इसके बाद s3 के वैल्यू निकालना है, तो यहां देखिए 0 करिए, a अपॉन 2 और 3 × 1 - 1 इक्वल टू a अपॉन 2 × 2 आएगा, तो 2 से 2 काट दो, a आएगा, ठीक है। ये हुआ, ऐसे हम इसको निकाल सकते थे, आराम से निकल जाएगा हमारा। और देखिए, एक मिनट, सॉरी कहीं बात मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा 1 रखा, सॉरी n का मान हमें 3 रखना चाहिए था, यहाँ पास हमें 3 रखना है, ध्यान दीजिएगा। अरे पहले में चिपका दिया, चलिए पहला वाला निकाल लेते हैं। तो 0 + a अपॉन 2, पहले के लिए n का मान 1 था और हमने करा तो a अपॉन 2 आया, ठीक है। तीसरे के लिए यहाँ 0 है, a अपॉन 2 है, और यहाँ पास 3 आएगा, यहाँ पास 1, तो 3 × 2 = 6 और 5 यानी 5 a अपॉन 2 आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना, दूरी का अनुपात निकाल लेना, s1/s3 कर देना है दोनों का, और इसका भी कर देना ऐसे, ठीक है ना, 5a अपॉन 2। तो s 1 कट जाएगा, ठीक है, देखिएगा s 1 2 से 2 कट जाएगा, s 1 कट जाएगा, बचेगा 1/5 यानी 1/5 का कहीं आंसर आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार से इन दोनों दूरियों के बीच का अंतर निकालने, अनुपात निकाल लेंगे, काट दिया हमने और 1/5 आ गया। तो इस प्रकार से कितना सिंपल है, एक फॉर्मूला रखने के बाद ये आंसर हमें मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं वे वाले क्वेश्चन, तो ये वाला सूत्र लगा देना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स या जितने बार होता है वो यंग का वैल्यू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। एक लिफ्ट में सवार, मान लीजिए मैं लिफ्ट में बैठा हुआ हूं, अपने को स्वयं माने कि हम लिफ्ट में बैठे हैं। लड़के का आभासी भार, जो आभास कर सकता हो, वास्तविक भार यानी ओरिजिनल भार से कम होगी। जब लिफ्ट में रहते हैं तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आता है कि हमारा भार बहुत कम है, ठीक है, जो कि वास्तविक भार से हमें लगता है हमारा, देखो हम हल्के लग रहे हैं। तो क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती होती है तो आप देखिएगा वहां पास जो फोर्स लगता है, आपको पता होना चाहिए कि जो एक ऐसे देखिएगा, ये लिफ्ट है, एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है कि नीचे की ओर, तो नीचे की ओर mg लगता है, ऊपर की ओर रिएक्शन मतलब ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो टोटल फोर्स अगर जब लिफ्ट ऊपर जाती है, ये किसका भार है, ये मतलब मेरा भार नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर भी, तो टोटल R + mg, ठीक है ना, टोटल भार बराबर होता है, ठीक है ना, mg, सॉरी यहाँ पास हम कह सकते हैं इसका जो त्वरण है, एक मिनट, जो ऊपर की ओर जाता होता है किसके बराबर होता है, जो त्वरण है इसका भार, मतलब किसी वस्तु का भार और पिंड का भार, तो वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई लिफ्ट है, इसके अंदर कोई वस्तु बैठी है, तो ये ऊपर की ओर R और इसका जो त्वरण है ना, तो यहाँ पे भी लगेगा और नीचे की ओर mg लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ जो भार लग रहा है ना, यानी ये आभासी भार है हमारा, क्या लग रहा है, ये आभासी भार है जो ऊपर नीचे, तो कहेंगे R + ma = mg, ये हमारा क्या है, आभासी भार है, ये डुप्लीकेट, मतलब जब पिंड ऊपर की नीचे की ओर जा रही होती है, जब उसका अगर किसी व्यक्ति, ये पूरे लिफ्ट का है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए वास्तविक भार किसी व्यक्ति का जो भार निकालना है, उस व्यक्ति का भार कैसे होगा, उस व्यक्ति का भार निकालने के लिए और ऐसे मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, mg - ma, ये हो जाएगा, मतलब टोटल नॉर्मल स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए कि आभासी भार ज्यादा है कि कौन सा भार ज्यादा है, जिसमें माइनस लगा है जिसमें प्लस लगा है। तो आप ये देखिए कि ये वाला जो भार है हमारा, ये वास्तविक भार है, क्या है हमारा, ये हमारा ये वाला, सॉरी, ये जो वाला भार है, ये हमारा भार है आभासी भार, और ये हमारा क्या है, वास्तविक भार है।
दोनों भार देखिए, ये वाला मैंने क्या बताया अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हमारा वास्तविक भार है, क्योंकि यहाँ पास वस्तु भी है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, उसका खुद का भार है, ठीक है ना। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हमारा वास्तविक भार हो गया। और जो वास्तविक भार होता है हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है आभासी भार से। आपको पता होना चाहिए कि आभासी भार किसको कहेंगे, जो हमें नॉर्मल दिखाई देता है, ऑलरेडी दिखा हुआ समान लड़के का आभासी भार उसके आभासी भार से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमेशा अगर देखा जाए ये वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये वाले को हम क्या करेंगे, अगर वो क्या हो जाए, जब लिफ्ट ऊपर चलना शुरू हो जाती है तो हमारा ऑलरेडी भार कम हो जाता है, आभार उसको हम आभासी भार कहेंगे। और वास्तविक भार हमारे बॉडी का भार ज्यादा ऑलरेडी रहेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ ऊपर की दिशा में त्वरण के साथ गतिमान है, स्थिर वेग से ऊपर की ओर गतिमान है, स्थिर वेग से नीचे की ओर आ रहा, साथ नीचे की ओर नहीं, दिस इज रॉन्ग। इसमें क्या करेंगे कि हम जब इसको देखेंगे जब वो क्या होता है, कब हमें दिखाई देता है, यानी आभासी भार कब कम होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तब मेरा भार क्या होगा, आभासी जो भार होगा कम दिखाई देगा। जब ऊपर की ओर जाएगी, जब ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगा, भार ज्यादा दिखाई देगा, यानी मेरा भार क्या बहुत ज्यादा होगा। तो आप देखिए जब नीचे की ओर लिफ्ट आती है तो वहां पास क्या होता है, त्वरण, एक त्वरण के साथ नीचे की ओर जब आती होती है ना, तो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि यहाँ पास जो हमारा ये वाला है वास्तविक भार ज्यादा होगा आभासी भार से, तो वास्तविक भार क्या होगा, ज्यादा होगा आभासी भार से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऐसे होता है, ठीक है ना। कब ज्यादा होता है, जब नीचे की ओर होता है, जब आभासी। फिर क्या कहेंगे, अगर त्वरण के साथ अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पास आभासी भार ज्यादा हो जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। सो थैंक यू, जय हिंद।